स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पे जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। इस चैनल पे आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और एमपीएससी प्रीलिम 2020 के लिए भी हम सारे लेक्चर्स अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी का आज लेक्चर नंबर 11 का टॉपिक है फ्रिक्शन। आज हम स्टैटिक पोर्शन का लास्ट टॉपिक देखेंगे फ्रिक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम आ ही सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले जो लोग आज हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेक्चर्स तुरंत मिल सके और सबसे पहले मिल सके। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन के ऊपर। तो फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड होने की कोशिश करती है या मूव होने की कोशिश करती है तो उन दोनों बॉडी के कांटेक्ट सरफेस के बीच में जो अपोजिंग फोर्स लगाते हैं हम लोग ताकि वो बॉडी की मोशन को हम रोक सके, उस अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी एक पर्टिकुलर सरफेस पे हम स्लाइड कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर सरफेस है और ये सरफेस पे बॉडी क्या हो रही है, मूव हो रही है। ये एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पे ये बॉडी कोशिश कर रही है मूव होने की। इधर से हमने इसको एक फोर्स लगाया और ये फोर्स क्या करता है, बॉडी को मूव करता है। तो बॉडी के मोशन को अपोज करने वाला फोर्स, इसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। बॉडी के मोशन को अपोज करने वाला फोर्स उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। और जब दो बॉडी, ये एक बॉडी है और एक सरफेस है, ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर स्लाइड हो रही है, मतलब क्या है, यहाँ फ्रिक्शन फॉर्म हो गया। तो इस बॉडी के मोशन को रोकने के लिए, इसको अपोज करने के लिए जो उसको फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ से एक बात तो आपके ध्यान में आ गई होगी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो रहता है वो हमेशा बॉडी के मोशन को अपोज करता है। ये आपको ध्यान में रखने का है। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी। और फ्रिक्शनल फोर्स जो हम एक्ट करते हैं बॉडी के ऊपर, तो वो हमेशा कैसे एक्ट करना पड़ता है, टेंजेंशियल, मतलब परपेंडिकुलर। कोई भी सरफेस को जब फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट होता है तो उस फोर्स को बोलते हैं हम टेंजेंशियल फोर्स, या उसको बोलना है आपको फ्रिक्शनल फोर्स। तो कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है ऐसे, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अगर मोशन राइट साइड में है तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड में ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखने का है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखने का है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो रहता वो हमेशा स्मूथ सरफेस पे जीरो हो जाता। स्मूथ सरफेस अगर है तो स्मूथ सरफेस पे कभी फ्रिक्शनल फोर्स लगाने का काम नहीं गिरता। तो स्मूथ सरफेस पे बॉडी का मोशन रेजिस्ट करने का काम नहीं गिरता। तो स्मूथ सरफेस पे हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता, जीरो हो जाता। और जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बॉडी के मोशन को अपोज करता, बॉडी को हमेशा रेस्ट पोजीशन पे लाने की कोशिश करता, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हैं हम पैसिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी आल्सो कॉल्ड एज पैसिव फोर्स। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना, ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके ऊपर से। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज पैसिव फोर्स। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना, अभी जो बताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम देखेंगे अब कि फ्रिक्शनल फोर्स को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो रहता उस फ्रिक्शनल फोर्स के दो तरीके से नाम हम बोल सकते हैं। एक को बोलते हैं हम ड्राई फ्रिक्शन और एक को बोलते हैं हम फ्लूइड फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को हम दो नाम दे सकते हैं, एक तो हम बोलेंगे ड्राई फ्रिक्शन या हम बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ड्राई फ्रिक्शन कब बोलना और फ्लूइड फ्रिक्शन कब बोलना, तो जब दो सॉलिड सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और वहां अगर हम उसकी मोशन को अपोज करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स को बोलते हैं हम ड्राई फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब ड्राई फ्रिक्शन फोर्स ये किसके संदर्भ में आएगा, सॉलिड सरफेस के संदर्भ में। अगर दो सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसके मोशन को अपोज करने वाला फोर्स जो रहेगा उसको बोलना ड्राई फ्रिक्शन। और अगर दो लिक्विड सरफेसेस कांटेक्ट में आ रहे हैं और लिक्विड सरफेसेस के मोशन को अपोज करने वाला फोर्स जो रहेगा उसको बोलना फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है। ये दो पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। ड्राई फ्रिक्शन इज यूज्ड व्हेन टू सॉलिड सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विद इट एंड फ्लूइड फ्रिक्शन इज यूज्ड व्हेन टू लिक्विड सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विद इट। ठीक है। तो ये तीन चार पॉइंट जो बताए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है सारे पॉइंट्स। अब बेसिकली जब हम कोई फ्रिक्शनल फोर्स स्टडी करते या कोई भी बॉडी के ऊपर हम जब फ्रिक्शनल फोर्स लगाते तो बेसिकली उस बॉडी के ऊपर कभी भी कोई भी बॉडी आप कंसीडर करो, वेदर वो बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेजिस्ट हो, वेदर वो बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रेजिस्ट हो, उस हर बॉडी पे कम से कम चार तरह के फोर्स लगाते रहते हैं हम लोग।
म्हणजे कम से कम 4 तरह के फोर्स उस बॉडी पे एक्ट होने वाले। एक फोर्स जो हम लगाते हैं अप्लाइड फोर्स, जिसको बोलते हैं हम अप्लाइड फोर्स। ये जो पी है इसको बोलना है अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स आप हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हैं और अप्लाइड फोर्स आप इंक्लाइन भी लगा सकते हैं। अप्लाइड फोर्स से क्या होता है, बॉडी मूव होती है। अब ये बॉडी को मोशन के रोकने के लिए क्या करते हैं हम, बॉडी के मोशन को रोकने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में ही फोर्स आएगा, जिसको बोलना है एफ मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। एफ मतलब क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये बॉडी का वेट कुछ तो रहता है, ये जो भी बॉडी हम इस सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं वो बॉडी का एक खुद का वजन होगा, उसका सेल्फ वेट होगा। तो वो जो W एक्ट होता है वो उसको बोलते हैं हम वेट ऑफ बॉडी। और बॉडी का वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही आता है और बॉडी का सेल्फ वेट हमेशा सेंटर पे आता है। इसलिए जो W रहता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है और वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये वेट को बैलेंस करने के लिए, वेट को अपोज करने के लिए हम एक वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, जिसको बोलते हैं हम N। ये N को बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। N को हम क्या बोलते हैं, N को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये 4 फोर्स तो आपको हर एक बॉडी पे दिखेंगे। कोई भी बॉडी पे अगर आप स्टडी कर रहे हो, वो बॉडी वेदर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रहो या इंक्लाइंड प्लेन पे रहो, उसके ऊपर ये 4 फोर्स तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। एक अप्लाइड फोर्स, उसको रेजिस्ट करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में से जो एक फोर्स पास होता है उसको बोलते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स, या उसको बोलते हैं हम रिजल्टेंट रिएक्शन। मतलब नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में से पास होने वाला, उन दोनों का एक हाइपोटेनियस फोर्स बोल सकते हैं उसको अपन, जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट रिएक्शन। और जब ये रिजल्टेंट रिएक्शन का कुछ तो एंगल बनता नॉर्मल रिएक्शन के साथ में, इस एंगल को बोलते हैं हम फाई। ये फाई का मीनिंग होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस फाई का मीनिंग होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो इस डायग्राम के ऊपर से मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश किया है कि नॉर्मल रिएक्शन किसको बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स किसको बोलते हैं, रिजल्टेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट रिएक्शन का एंगल मेड विद द नॉर्मल रिएक्शन। रिजल्टेंट रिएक्शन का एंगल मेड विद द नॉर्मल रिएक्शन, उसको बोलना एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस डायग्राम के ऊपर से आपको फ्रिक्शन के अंदर यूज होने वाली सारे टर्म समझ में आ गई, क्योंकि इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम गिर सकता, इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा फोर्स कहाँ लगाना है और कौन सा आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को रिजल्टेंट रिएक्शन निकालने का काम दिया तो मैं सिंपली कैसे निकालूंगा, √f² + r², क्योंकि ये दोनों का रिजल्टेंट है, दोनों के हाइपोटेनियस है s। मतलब यहाँ पे अगर ट्रायंगल फॉर्म कर दिया मैंने इस तरह से, तो इसमें ये जो हाइपोटेनियस रहेंगी ये हमेशा s रहेंगी और ये जो दो फोर्स रहेंगे ये f और r रहेंगे। तो अगर मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी है कोई भी ट्रायंगल की, तो मैं सिंपली फॉर्मूला का यूज करूंगा √f² + r²। और अगर मेरे को ये फाई निकालना है तो यहाँ अगर मैंने ट्रायंगल तैयार किया इस तरह से, तो देखो ये जो फोर्स है कौन सा है, f। मतलब ये भी फोर्स क्या रहेगा, f ही रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो ये फोर्स अपना f है और ये फोर्स अपना r है। अब अगर ये फाई निकालना है तो फाई = क्या, tan फाई = क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मतलब यहाँ अगर मैंने tan फाई का फॉर्मूला लगाया तो अपोजिट है f और एडजेसेंट है r, मतलब मुझे फाई का आंसर क्या मिलेगा, मुझे फाई का आंसर मिलेगा tan इनवर्स f/r। अब आगे जाके ये f/r क्या बनता है ये भी आपको बताने वाला हूं। सॉरी r नहीं, n दिया है उसको सिंपल बन, या n दिया सिंबल अपन, कुछ लोग उसको r भी बोलते। तो tan फाई = अगर अपन f/r किया तो यहाँ से मेरे को फाई का भी आंसर मिल गया tan इनवर्स f/n। अब आगे जाके ये f/n क्या बनता है ये भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड बेसिक टर्म्स सारे पता चल गए, कुछ टर्म्स और भी है 3-4 टर्म्स, वो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे, ठीक है। ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन करके रखो ताकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने वाले और आगे बढ़ेंगे हम एक टर्म देखेंगे अपन जिसका नाम है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर उसको सिंपली बोलेंगे अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसमें आपको समझ में आता है कि लिमिटिंग मतलब क्या होता है। लिमिटिंग मतलब कोई भी फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, किसी का भी मैक्सिमम वैल्यू, जैसे आप बोलते हैं ना कि ये लिमिट मेरी होगी, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना, तो वो लिमिट को क्रॉस नहीं मतलब, वो लिमिट को क्रॉस नहीं करना मतलब क्या कि उस लिमिट के अंदर रहना, मतलब वो मैक्सिमम के अंदर रहना। मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट मतलब क्या हो जाता, एक पर्टिकुलर लिमिट मतलब उस पर्टिकुलर फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता। तो अगर मैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलता मतलब मेरे को क्या बोलना चाहिए कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलता मतलब क्या है कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू तक ही हम फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ा सकते हैं, उसके बाहर हम फ्रिक्शनल फोर्स को नहीं बढ़ा सकते।
तो ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जिसके बियॉन्ड हम उसको नहीं ले जा सकते, उस वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल भाषा में बोलूं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये एक सिंपल ध्यान में रखना लिमिटिंग मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर से अपने को दो तरह के और फ्रिक्शन के टाइप्स देखने के हैं, और वो दो तरह के फ्रिक्शन के टाइप्स को अपने को जोड़ने का है लिमिटिंग वैल्यू के साथ में, ताकि उसके ऊपर से आपको और भी कुछ इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन के दो टाइप्स रहते हैं और उसको मैं फिर जोड़ूंगा लिमिटिंग वैल्यू के साथ में। तो लिमिटिंग पहले समझ गए कि लिमिटिंग मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स की कोई मैक्सिमम वैल्यू। अब फ्रिक्शन के दो जो बेसिक टाइप है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सब लोगों को पता होगा, स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है और रेस्ट पोजीशन में अगर कुछ फ्रिक्शन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके अंदर, तो उस फ्रिक्शन को बोलेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। रेस्ट पोजीशन में बॉडी है और उसके अंदर जो भी फ्रिक्शन हम प्रोड्यूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, उसको बोलना स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरा रहता है डायनामिक फ्रिक्शन। तो डायनामिक फ्रिक्शन की भी क्या है, दो प्रकार है। अगर कोई बॉडी मोशन में है, जैसे व्हीकल मोशन में रहती, तो व्हीकल के टायर के बीच में और रोड के बीच में हमेशा क्या होता, फ्रिक्शन होता। तो वहां जो ब्रेक लगाते हम, वो ब्रेक मतलब क्या है, अपना फ्रिक्शनल फोर्स। एग्जांपल दे रहा आपको, एक डे टू डे एग्जांपल आपके लाइफ में बहुत सारे फ्रिक्शन के। आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी के टायर के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता, तो वहां जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो आपके मोशन को कंट्रोल करता है वो क्या है, ब्रेक है गाड़ी का। जैसे ही आपने ब्रेक दबाया वैसी गाड़ी स्टॉप हो गई, मतलब क्या हो गया, ब्रेक आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। तो वहां जो फ्रिक्शन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कौन सा है, मोशन वाला फ्रिक्शन है। वहां बॉडी कैसी थी, मोशन में थी, और वहां अपन ने फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस किया। तो वहां जो फ्रिक्शन आपने एक्सपीरियंस किया वो कौन सा है, डायनामिक फ्रिक्शन है। जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर बोलो या पंप्स के अंदर बोलो, टरबाइन्स के अंदर बोलो, ये कैसी है, रेस्ट पोजीशन में मशीन रहती। तो मशीन का फ्रिक्शन हमेशा कैसा रहता, स्टैटिक में रहता। जो मशीन रेस्ट में रहती है हमेशा उसका फ्रिक्शन स्टैटिक रहता, और जो मशीन जो व्हीकल्स जो मोशन में रहते उसका फ्रिक्शन हमेशा डायनामिक रहता है। डायनामिक के अंदर मीनिंग है दो टाइप्स है फ्रिक्शन के। एक को बोलते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जैसे गाड़ी और टायर क्या हो रहे हैं, गाड़ी के टायर और रोड क्या हो रहे हैं, स्लाइड हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और एक रहता है उसमें रोलिंग फ्रिक्शन, एक रहता है उसमें रोलिंग फ्रिक्शन। तो अगर कोई बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर या एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड हो रहा, तो वहां जो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होगा उसको बोलना स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर एक बॉडी या एक सरफेस और दूसरे सरफेस के ऊपर रोल हो रहा, तो वहां जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा उसको बोलना रोलिंग फ्रिक्शन। उसको क्या बोलना, उसको बोलना रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये दो टाइप जो बताया मैंने आपको, स्टैटिक और डायनामिक्स, इनको अपन जोड़ के देखेंगे लिमिटिंग वैल्यू के साथ में। तो देखो, अगर अब लिमिटिंग वैल्यू, एक आपके पास में क्या है, एक बॉडी है, तो ये बॉडी पे इधर कौन सा फोर्स जा रहा है, P, अप्लाइड फोर्स। और अप्लाइड फोर्स को जो फोर्स रेजिस्ट करता है, जो अपोज करता है, वो कौन सा है, अपना F। सपोज इसको बोल दिया मैंने F मैक्स, इसको बोल दिया मैंने F मैक्स। F बोला, F मैक्स बोला। F मतलब क्या, फ्रिक्शन की जनरलाइज्ड वैल्यू है, और F मैक्स मतलब क्या है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब मैं ट्रीट कर रहा कि फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम है, वो मैं ट्रीट कर रहा। तो अगर आपका अप्लाइड फोर्स इज लेस देन आपका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, अगर आपका अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से कम आता है, तो वहां जो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होता है उस फ्रिक्शन को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से कम आती है, तो वहां जो फ्रिक्शन हम एक्सपीरियंस करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स और मैक्सिमम फोर्स अगर सेम आ गए, तो वहां जो इक्वेशन बन रहा है, ये जो इक्वेशन बन रहा है, ये इक्वेशन शो करेगा इक्वेशन स्टेट लिमिटिंग कंडीशन। यहां जो कंडीशन बन रही, अगर दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो यहां कौन सी कंडीशन बन रही, यहां कंडीशन बन रही लिमिटिंग वाली। मतलब ये कंडीशन कैसी है, मैक्सिमम वाली कंडीशन है, ये कंडीशन लिमिटिंग फोर्स की कंडीशन है, ठीक है। अगर तुम्हारा P ज्यादा आया, if P is more than F max, मतलब applied force is more than maximum force, तो यहाँ बॉडी मोशन में रहेगा ना, क्योंकि अगर तुम्हारा अप्लाइड फोर्स समझो 20 किलो न्यूटन का है और ये 10 ही है, तो बॉडी क्या हो रही है, मोशन में रह रही है। मोशन में मतलब क्या है, यहाँ पे डायनामिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे डायनामिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। तो ये कुछ कंडीशंस है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर P मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से छोटा आता है तो स्टैटिक में रहेगा, और P अगर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा आता है तो डायनामिक में रहेगा, और इक्वल आ जाए तो वो कंडीशन कैसी है, लिमिटिंग वाली कंडीशन है। और एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर देन डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर देन डायनामिक फ्रिक्शन।
स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा डायनामिक फ्रिक्शन से क्या होता है, बड़ा होता है, इज ऑलवेज मोर देन डायनामिक फ्रिक्शन। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, एमपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर देन डायनामिक फ्रिक्शन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन से है, ठीक है। तो ये मोर देन आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इक्वेशन आपको बता दिए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बता दिए, लिमिटिंग फोर्स क्या रहता है बता दिया। अब आपको एक पॉइंट बताना है, ये जो वैल्यू होती है लिमिटिंग वैल्यू, ये जो वैल्यू है लिमिटिंग वैल्यू है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो लिमिटिंग वैल्यू जो रहती, लिमिटिंग वैल्यू इज ऑलवेज, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये एक लॉ है फ्रिक्शन का, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन क्या रहती, प्रोपोर्शनल रहती, मतलब सेम रहती। तो F max इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन n। और अगर मुझे प्रोपोर्शनल का सिंबल कल जाके अगर ये प्रोपोर्शनल तुमको बाहर निकालना है, नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको बाहर निकालना है तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, और जो कांस्टेंट इसमें ऐड होता उस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू। बाद में जाके म्यू का फार्मूला आता F max अपॉन n। तो ये म्यू का फार्मूला क्या हो गया, F max अपॉन n। तो यहाँ से आपको मिल गया म्यू का फॉर्मूला, और ये म्यू को बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये म्यू को हम क्या बोलते हैं, म्यू को बोलते हैं अपन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके पहले आपको मैंने एक फॉर्मूला निकाल के बताया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, tan फाई का। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला निकाला थोड़ी देर पहले अपन ने, वो निकाला था अपन ने tan इनवर्स F अपॉन n। और ये भी फॉर्मूला क्या निकाला मैंने, F अपॉन n ही है, सिर्फ ये F अगर जनरलाइज वैल्यू तो F बोलना, मैक्सिमम वैल्यू तो F मैक्स बोलना। तो अपन F अपॉन n को क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। जनरलाइज म्यू का फॉर्मूला क्या है, F अपॉन n ही है। तो F अपॉन n इज इक्वल टू म्यू होता, मतलब अपन फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू बोल सकते हैं, मतलब अपन फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू बोल सकते हैं। तो आपको बताया था मैंने कि F अपॉन n से क्या निकलता है आगे जाके, तो ये निकलता। मतलब किसी ने पूछा कि म्यू और फाई का क्या रिलेशन है, तो म्यू और फाई का ऐसा रिलेशन है, एक तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, या फिर म्यू इज इक्वल टू tan फाई। ये दोनों का रिलेशन है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। किसी ने पूछा कि म्यू और फाई का क्या रिलेशन है, तो म्यू इज इक्वल टू tan फाई या फिर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो ये फ्रिक्शन से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स थी वो अपन डिस्कस कर ली, जो फ्रिक्शन से रिलेटेड चार लोग थे वो डिस्कस कर लिए, फ्रिक्शन की टाइप डिस्कस कर लिए, मैक्सिमम वैल्यू डिस्कस कर ली, जो इक्वेशंस बनते मैक्सिमम वैल्यू के और अप्लाइड फोर्स के वो इक्वेशन के ऊपर से स्टैटिक डायनामिक कैसे पहचानना वो डिस्कस कर लिया। अब अपन देखेंगे कि एक दूसरी टर्म है, एक नया प्रकार, दूसरे प्रकार का एंगल है जो अपन देखेंगे, जिसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। उसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, और आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड कौन से प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने को आ सकते हैं, कौन से केसेस प्रॉब्लम में बन सकते हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड, वो भी आपको पता रहता, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आसानी हो। प्रॉब्लम का पार्ट अपन लेने वाले नहीं है ये फ्रिक्शन का, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पूछे हुए नहीं है अभी तक के एग्जाम में। तो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी केसेस बनती वो आपको बता दूंगा, आप थोड़ा सा नोट्स को रेफर करके प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। टेलीग्राम चैनल पे जाके अपने नोट्स डाउनलोड कर दो, जिसने अभी तक नहीं की है तो वो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और जो नोट्स वगैरह है वो सब डाउनलोड कर लो, वहां से आप प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर लेना, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज को हम सिंबल देते हैं अल्फा। अब कैसा रहता, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स अगर ये बॉडी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैंने रखती तो इसमें एंगल ऑफ रिपोज बनता ही नहीं। अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है तो वहां एंगल ऑफ रिपोज हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब यहाँ से क्या पॉइंट बन गया, फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस एंगल ऑफ रिपोज इज ऑलवेज जीरो। यहाँ से एक पॉइंट बन गया कि हॉरिजॉन्टल सरफेस में हमेशा अल्फा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि अल्फा का डेफिनेशन ही वो है एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन का एंगल। जब बॉडी हम एक इंक्लाइंड सरफेस पे रखते, जब कोई बॉडी हम इंक्लाइंड सरफेस पे रखते तो वो इंक्लाइंड सरफेस का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ रिपोज। इंक्लाइंड सरफेस का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल उसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ रिपोज। तो आपको क्या हो सकता, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी रखी हुई है और ये P फोर्स लगाया हुआ है, तो यहाँ पे F कितना लगाना है, यहाँ पे फिर म्यू कितना लगाना, F कितना लगाना है, फिर इसका म्यू कितना आएगा या इसका P कितना आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं।
और दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि जिसमें बॉडी कहाँ पे रखी है, बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है और इसको पैरेलल रहेगा, ऐसा इसको सरफेस को पैरेलल रहेगा एक तो लोड P, या फिर ये सरफेस को ऐसा इंक्लाइन पे रहेगा P। देखो P को लगाने के दो तरीके हैं, आइदर यू कैन अप्लाई द P हॉरिजॉन्टली और यहाँ पे भी ऐसा इंक्लाइन फोर्स आप लगा सकते हैं P, यहाँ पे भी आप P इस प्लेन को पैरेलल लगा सकते हैं या फिर आप P को इंक्लाइन पे लगा सकते हैं। तो जिस तरह से फोर्स प्रॉब्लम में दिया हुआ है उस तरह से आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी और आपको बेसिकली इक्वेशन लगाने हैं इक्विलिब्रियम के। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कंडीशंस लगानी है इक्विलिब्रियम की, तो मोमेंट की तो लगाने का काम नहीं है। इन दो कंडीशन को यूज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। कोई भी प्रॉब्लम फ्रिक्शन का सॉल्व करने के लिए बॉडी हमेशा कैसे होनी चाहिए, रेस्ट होनी चाहिए। कोई भी बॉडी के ऊपर अपन जब फ्रिक्शनल फोर्स लगाते तो उसकी कंडीशन क्या है कि बॉडी शुड बी ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, और ये कंडीशन क्या है उसी की है। तो अगर अपने को कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड बॉडी सॉल्व करनी है तो अपने को इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज करके ही सॉल्व करने का है। तो ये बेसिक इक्वेशन आपको यूज करने हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और इस तरह के कंडीशंस बनते हैं प्रॉब्लम में कि बॉडी रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, बॉडी रेस्टिंग ऑन द इंक्लाइंड सरफेस, फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, फोर्स इज अप्लाइड इंक्लाइनली, फोर्स इज पैरेलल टू द प्लेन, फोर्स इज इंक्लाइंड टू द प्लेन। इस तरह से कंडीशन बनने वाली है जो कि आपको सॉल्व करते आने को होना। तो आपको बेसिक इक्वेशन लगाने हैं समेशन fx और समेशन fy के, और आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जो थ्योरी पॉइंट्स मैंने बताए ये लेक्चर के अंदर वो सारे के सारे नोटों को रखो, सब कुछ ना कुछ कभी ना कभी पूछा हुआ है और सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना भी किया आपने लेक्चर को तो भी आप फ्रिक्शनल फोर्स से 1 मार्क तो ले सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा क्वेश्चन उसको पूछने वाले नहीं है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते नहीं फ्रिक्शन के ऊपर, एकदम इजी क्वेश्चन ही आए हुए हैं अब तक के। ठीक है, तो आज के लेक्चर में फ्रिक्शन का मैक्सिमम पार्ट अपन ने कवर कर लिया। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर से डायनामिक्स का पार्ट शुरू करने वाले हैं और साथ साथ में अपन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन साइमल्टेनियसली मैकेनिक्स का डायनामिक्स और मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि अपन मैथमेटिक्स का भी पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, मैट्रिक्स से अपन शुरुआत करेंगे। तो जो लोग अभी तक अपने चैनल से जुड़े नहीं है वो सारे लोगों को आप मैसेज शेयर करो, मैथमेटिक्स का भी आपको मिल जाएगा। मैकेनिक्स का स्टैटिक तो अपना ऑलमोस्ट कवर हो गया, तो 6 से 7 मार्क तक कवर हो चुके हैं। डायनामिक्स भी आपको मिलेगा, मैथमेटिक्स भी मिलेगा। तो ये साइमल्टेनियस चलते रहेंगे आपके लेक्चर्स, मैथमेटिक्स के भी और मैकेनिक्स के भी। तो ठीक है।